हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप किसी भी, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे अदर स्टेट हो, चाहे भारत की हो, अगर आप उनके जियोग्राफी को पढ़ना चाहते हो तो आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती है इनके बारे में समझना होता है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से पूरा अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। तो चलिए देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन ना करके थोड़ा हम बेसिक नॉलेज तैयार कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे पाएंगे। तो देखो, मान लो मैंने ये क्या बनाया, एक ग्लोब बनाया। ठीक है, अब देखो ग्लोब के आपको दिशाएं तो पता ही होती है कि ऊपर की ओर कौन सी होती है, उत्तर, नीचे होती है दक्षिण, उत्तर के जस्ट दाईं ओर होती है पूर्व और इधर हो गई पश्चिम। ठीक है, तो आपको दिशाओं तो याद होगी, ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो ये जो ग्लोब है इस पर आप जानते होंगे कि ऐसी लाइनें होती है। देखो फ्रेंड्स, ये लाइनें जो होती है ना वो वास्तविक नहीं होती है बल्कि काल्पनिक होती है। ठीक है, जो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं ऐसा नहीं है कि हमें पृथ्वी पर खींची हुई दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स, ये क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है जिन्हें माना जाता है। तो जो ये वाली रेखाएं होती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं। आप कैसे याद रखोगे, आपने ये देखो अ लिखा और फिर सीधी लाइन खींच दो। ठीक है, तो ये जो सीधी लाइन वाली होगी वो कौन सी होगी, अक्षांश रेखाएं। हुआ क्लियर। और ये अक्षांश रेखाएं संख्या में होती कितनी है, मतलब पूरे ग्लोब पर कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो 180। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स कि हमने बात की अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, 180। देखो अब ये जो सबसे बीचों बीच जो कि हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है वो कौन सी अक्षांश रेखा होगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम क्या बोलेंगे। देखो ये क्या है, पृथ्वी मतलब भू और भू मत मतलब बीच में से मतलब मध्य, तो ये कौन सी रेखा हो गई, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और कुल अक्षांश कितने हैं, 180। हुआ क्लियर। अब हम बात करेंगे देशांतर की। तो एक बार हम फिर ग्लोब बना लेते हैं। ये हो गया ग्लोब। आपको दिशा तो मैंने बता रखी है, उत्तर दक्षिण, और उत्तर के जस्ट दाईं ओर क्या होगी, पूर्व और पश्चिम। अब अगर हम ग्लोब पर ऐसे लाइनें खींचे, ठीक है, तो ये जो लाइनें होगी वो कौन सी होगी, देशांतर रेखाएं। देखो ऐसे, ये द है, आपको क्या करना है, इस द को लंबा खींचना है। तो ये जो ऐसी लाइनें होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं। और फ्रेंड्स, देशांतर रेखाएं संख्या में कितनी होती है, 360। हुआ क्लियर। ये जो देशांतर रेखाएं होती है उनकी संख्या 360 होती है। अब हम बात करेंगे, देखो ये बीचों बीच, मैं आपको थोड़ा कलर चेंज करके बताती हूँ। अब ये जो हम बीचों बीच जो लाइन होगी ना, जैसे कि हमने अक्षांश में देखा था 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा बोलते हैं। अगर हम बात करें 0 डिग्री देशांतर को तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, जो 0 डिग्री देशांतर होता है उसे क्या बोलेंगे, ग्रीनविच रेखा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये थोड़ा बेसिक नॉलेज हो गया होगा कि अक्षांश कितने हैं और क्या कहाँ से मतलब कौन सा होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है कि अक्षांश रेखा क्या है। बड़े ही ध्यान से आपको उत्तर देना है कि हमने क्या देखा, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, ये मान लो ग्लोब है और अक्षांश रेखाएं ये वाली होती है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ना है ये वाली, मतलब देखो ये तो हो गया उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो इनमें क्या बोला जाता है, इन चारों को अगर हम देखें ना, तो फ्रेंड्स एक और आप बात ध्यान रख लेना कि देखो उत्तर दक्षिण में मेन दिशा कौन सी होती है,
उत्तर। देखो कभी आपने ऐसा सुना दक्षिण उत्तर? नहीं, हम क्या सुनते हैं? उत्तर दक्षिण। पश्चिम पूर्व नहीं सुना है, पूर्व पश्चिम सुना है। तो ये जो उत्तर हो गई और ये पूर्व हो गई ना, ये मेन दिशाएं, ठीक है। तो इनमें देखो उत्तर से दक्षिण मतलब ये वाला ऑप्शन तो कट गया, और दक्षिण से उत्तर ये वाला ऑप्शन भी कट गया कि भाई ये तो हो नहीं सकते। अब बचे दो। तो आप सब जानते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती है। अब फ्रेंड्स ये देखो तीसरे वाले ऑप्शन को भी देख लो, इनमें क्या बोला है कि पूर्व से दक्षिण की ओर। ऐसी लाइनें तो हमने पढ़ी ही नहीं। हमने क्या पढ़ी थी? एक बार वापस ग्लोब बनाओ कि भाई जो ये वाली लाइनें होती है ना, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। तो आपको बिना देखे थोड़ा समझ के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या है कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं। देखो अगर आपको ऐसे ही कोई ओरल में पूछ लेना कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, तो आप काल्पनिक वर्ड जरूर बोलना, क्योंकि ये क्या वास्तविक रेखाएं नहीं है, काल्पनिक रेखाएं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं। अगर वही बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं कौन सी हो जाएगी? देशांतर रेखाएं। हुआ क्लियर फ्रेंड्स? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। अब देखो मान लो भाई ये हमारा अक्षांश है और ये हमारा अक्षांश है, ये भी अक्षांश है। तो ये जो दो अक्षांश होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और फ्रेंड्स वही अगर हम बात करेंगे कि दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। 111.32 किलोमीटर दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन अगला है कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा होती है? तो फ्रेंड्स हम एक और बार ग्लोब बनाते हैं। ये देखो ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। तो आप जानते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर तो क्या है? उत्तर, और नीचे कौन सा है? दक्षिण। तो यहाँ बात हो रही है कि ये जो उत्तर में मान लो ये कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नीचे कौन सा होगा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो हमेशा याद रखना जो उत्तर में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसे क्या बोलेंगे? कर्क रेखा, ठीक है। तो फ्रेंड्स 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमेशा कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा होती है, और जो कि हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और राजस्थान की बात करें तो 2 जिलों से, कौन से हो गए? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। उनकी बात हम कभी आगे जियोग्राफी में करेंगे। तो हुआ क्लियर कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा। चलो नेक्स्ट अगला है कि भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ, देखो बस 2 वर्ड पर ही आंसर चेंज हो रहा है। उत्तर की तरफ कौन सी रेखा? कर्क रेखा, और दक्षिण की तरफ अगर हम बात करें तो कौन सी रेखा? मकर रेखा। आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ऊपर कौन सी है? कर्क रेखा। ऐसे याद रख लो, क पहले देखो क जो होता है वो पहले आता है, मतलब कर्क हो गई ऊपर, और नीचे कौन सी हो गई? मकर रेखा, और बीच में हमारी भूमध्य रेखा। अगला है फ्रेंड्स, देखो पहले तो हमारे क्विज क्वेश्चन थे ऑप्शन वाले, फिर मैंने क्या एक लाइनिंग क्वेश्चन डाल दिए ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सा? अभी बताया आपको, मकर रेखा हो गई, और उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, ठीक है। फिर अगला है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? फ्रेंड्स बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो ये तो मान लो हमारी क्या है? पृथ्वी। मैं आपको पेन चेंज करती हूँ। हाँ, तो ये हमारी मतलब पृथ्वी है। अब ये क्या होता है कि ये बीच में कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। देखो दिन रात कब बराबर होंगे? जब जो सूरज होगा वो भूमध्य रेखा के लंबवत एकदम ठीक ऊपर, जब भूमध्य रेखा के सूर्य चमकता है तो उस दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स साल के 21 मार्च को और 22 सितंबर को, 22 सितंबर से क्या होती है? शरद ऋतु प्रारंभ होती है, और 21 मार्च से कौन सी?
21 मार्च से ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। देखो 21 मार्च से तो ग्रीष्म ऋतु का और 22 सितंबर से शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। तो इन 2 दिन क्या होता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। हुआ क्लियर? अगला हमारा क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर दिन रात की अवधि कितनी होती है। अभी हमने पढ़ा कि जब भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है तो दिन और रात क्या होते हैं, बराबर। अगला है फ्रेंड्स के विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, नहीं समझ आए तो कुछ नहीं करना है, ग्लोब बना लेना। क्या बोल रहे हैं कि विषुवत रेखा ये बना ली विषुवत रेखा, फिर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल इनके समानांतर। समानांतर तो यही हुई, तो वो कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। फ्रेंड्स बड़ा ही इजी मतलब वे में बता रही हूँ आपको, आई होप आपको समझ आ जाएगा। फिर है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अभी बताया कि भाई भूमध्य रेखा, भू मतलब धरती, मध्य मतलब बीच में से, यानी धरती के बीच में से गुजर रही है, मतलब 2 भागों में बांट रही है। तो वो कौन सी रेखा हो गई, भूमध्य रेखा। फिर अगला है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है। तो वो कौन सी है, भूमध्य रेखा, जिस पर क्या होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। फिर अगला है फ्रेंड्स के बसंत विषु कब होता है। बसंत विषु मतलब जिस टाइम से गर्मियाँ, इसके बाद गर्मी आने लगती है, ठीक है। तो वो कौन सा, अभी हमने पढ़ा था 21 मार्च को। इस दिन क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बसंत विषु। जो बसंत विषु होते हैं ना फ्रेंड्स, इनमें क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। हम देखते हैं ना कि 21 मार्च के बाद में गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। फिर अगला है फ्रेंड्स कि मानचित्र ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रति क्षेत्र रेखाओं को क्या कहते हैं। जो मानचित्र या जो ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रति क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, भौगोलिक रेखा जाल। फिर अगला है फ्रेंड्स कि मकर संक्रांति कब होती है। अगर हम बात करें मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति कब, 22 दिसंबर को। फ्रेंड्स ये जो मकर संक्रांति होती है वो कब होती है, तो होता है कि देखो 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो सूरज भगवान है ना, वो एकदम मकर रेखा के लंबवत चमकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, वेट, हाँ मान लो ये हमारा क्या है, ग्लोब है। तो देखो ये तो भूमध्य रेखा और ये कौन सी है, मकर रेखा। तो क्या होता है कि 22 दिसंबर को जो सूरज भगवान होते हैं वो इस मकर रेखा के लंबवत चमकते हैं। तब क्या होता है, इसे मकर संक्रांति बोलते हैं। देखो 21 मार्च और एक और कौन सा था, और 22 सितंबर, ठीक है। 21 मार्च और 22 सितंबर को तो क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है, दिन रात बराबर होते हैं। और मकर संक्रांति कब होती है, 22 दिसंबर को। इस दिन क्या होता है, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर का, और इसके विपरीत सबसे बड़ा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध का, 21 जून को। 21 जून को क्या होता है कि जो सूर्य है वो कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, इसलिए कर्क रेखा मतलब 21 जून को तो सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, ठीक है। फिर अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। अगर हम बात करें मकर रेखा की तो कोई 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से जो फिलिपस है उनमें से मकर रेखा नहीं गुजरती है। फिर है फ्रेंड्स के भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है। अभी हमने बनाया था, ये तो बस घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाकी है वही चीज़, पर ऐसे तोड़ मोड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। तो देखो ये है भूमध्य रेखा, इनके ऊपर ये हो गया दक्षिण, और ये ऊपर उत्तर और दक्षिण, तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाई थी, अक्षांशीय दूरी। और हमने पढ़ा था 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। फिर है फ्रेंड्स के भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है, तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। अगला है फ्रेंड्स के भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के मध्य कितना अंतर है। तो अब पहले तो ये देखो कि भारतीय मानक समय
है कौन सा? तो फ्रेंड्स जो हमारे भारत का मानक समय है वो कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप ये नोट कर लेना कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारे भारत का प्रमाणिक समय है। जो हमारे भारत का जो इलाहाबाद है ना, उनके निकट नैनी कोई गांव है, उनसे गुजरता है। ठीक है, तो भारत का मानक समय कौन सा हो गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के पास से। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के मध्य अंतर कितना है? ग्रीनविच कौन सी? 0 डिग्री देशांतर, और भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर हम उनके दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 5 घंटा और 23 मिनट। आपको ये आंकड़े याद रखना है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच रेखा का जो समय है उनके मध्य अंतर कितना है? 5 घंटे और 30 मिनट। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होगा कि आपको 5 घंटे तथा 30 मिनट न देकर इन 5 घंटों को भी 30 मिनट में बदल दे और पूरे मिनटों में टाइम दे दे, तो भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको निकाल लेना है। ठीक है, लेकिन याद क्या रखना है? 5 घंटे और 30 मिनट। फिर अगला फ्रेंड्स है कि भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है वो कितना है? अभी हमने देखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर है फ्रेंड्स कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स जो हमारी पृथ्वी है उसे 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो ये आपको याद रखना है कि हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है। तो कितने देशांतर है टोटल? 360। तो फ्रेंड्स ये हमने देखे थे अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर क्वेश्चन। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि टोटल अक्षांश कितने हैं? टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो होती है 180। देशांतर की बात करें तो 360। एक देशांतर को पार करने में समय 4 मिनट का। अक्षांश कौन सी होती है? जो कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। और देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर। हुआ क्लियर? फिर है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, तो देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा पर अगर सूर्य चमकता है तो दिन रात बराबर होता है। अगर मकर रेखा पर सूर्य चमकता है तो उस दिन सबसे छोटा दिन होता है। अगर वही बात करें 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मैं समझा पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए